नमस्कार। मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं और देश के कई राज्यों में जो कुछ उपचुनाव थे विधानसभाओं के, जैसे केरल में वायनाड का, महाराष्ट्र में नांदेड़ की लोकसभा सीट का, उनके भी नतीजे आ गए हैं। सभी लोग विवेचना कर रहे हैं कौन जीता, कौन हारा, क्यों जीता, क्यों हारा, क्या उसके कारण रहे। हालांकि मुख्य रूप से झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आज हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं केवल महाराष्ट्र के चुनाव की। अगले आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे, जो मैं शायद कल ही बनाऊंगा या परसों बनाऊंगा, उसमें मैं झारखंड और बाकी सब चुनावों की भी चर्चा करूंगा। जहां तक महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों की बात है तो एक तो सबसे बड़ी मुझे तसल्ली है कि दृष्टिकोण मीडिया की टीम ने जो वहां की फाइंडिंग्स थी महाराष्ट्र के चुनाव की, कि वहां पर एक अंडर करंट काम कर रहा है और महाराष्ट्र के चुनाव के बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। तो मुझे इस बात की तो बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो अनुमान लगाए मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल के ऊपर, जो हम लोगों ने पहले वीडियो कैरी किया जिसमें हम लोगों ने बोला कि महाराष्ट्र के नतीजे चौंकाने वाले आएंगे और महाराष्ट्र में एक अंडर करंट चल रहा है, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि भाजपा या आप कहिए महायुति के समर्थन में जिस तरह से वहां की आम जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है, उस अंडर करंट के चलते या उस भावना के चलते महाराष्ट्र बहुत चौंकाने वाले नतीजे दे सकता है। बहुत संतोष की बात है कि नतीजे भी वैसे ही आए। महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है, सुबह से मुझे बहुत से फोन आए, लोगों ने बधाई दी, लोगों ने बहुत अभिनंदन किया कि आपने जो आकलन किया था, आपने जो प्रेडिक्शन करी थी, वो प्रेडिक्शन सही साबित हुई और महाराष्ट्र ने उसी लाइन पर ही नतीजे दिए जो कि आपने अपने पिछले वीडियो के अंदर किया था, या जो दृष्टिकोण मीडिया की जो टीम का जो एक आकलन था, वो आकलन सही साबित हुआ। दोस्तों, वो आकलन तो भले ही सही साबित हुआ, लेकिन मैं ये जो नतीजा आया है इसके लिए महाराष्ट्र की जनता को ही नतमस्तक होऊंगा। महाराष्ट्र की जनता को नतमस्तक होऊंगा, झारखंड की जनता को नतमस्तक होऊंगा, जहां जहां उपचुनाव हुए वहां की जनता को नतमस्तक होऊंगा, उनको प्रणाम करूंगा। क्योंकि ये नतीजे जो आए हैं, भले वो उपचुनाव हो और भले इन दोनों राज्यों की जो विधानसभाओं के चुनाव थे उनके नतीजे आए हों, भले ही महाराष्ट्र में महायुति को या भाजपा जो एक गठबंधन था उसको आशातीत सफलता मिली, अप्रत्याशित सफलता मिली है, भले ही भाजपा या एनडीए झारखंड में चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाया, उसकी विवेचना मैं अपने अगली वीडियो में जरूर करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसमें कोई शक नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी ने जो एक अलख हरियाणा में जलाई थी, वो एक मशाल का रूप लेकर महाराष्ट्र में बिल्कुल गांव गांव, कस्बा कस्बा, गली गली और शहर शहर और छोटी छोटी जगह पर से लेकर बड़े शहरों तक वो एक मशाल घूम गई और उसने अपना असर दिखाया कि बटेंगे तो कटेंगे। भले ही उस नारे को जब प्रधानमंत्री ने एंडोर्स किया, उसका समर्थन किया और उसको और आगे बढ़ाया, जिसको कहते हैं कि एक इंजेक्शन के साथ एक बूस्टर डोज दिया, जहां योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री ने यह बोला कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस बात ने भी बहुत प्रभाव दिखाया। भले ही वो वाराकरी समाज जो कि महाराष्ट्र में पिछले 2-3 महीनों से
गांव गांव और कस्बा कस्बा और छोटे छोटे शहरों में घूमकर जो एक अलग जगा रहा था सनातनी या सनातन धर्मावलंबियों को एक होने के लिए, भले ही उसने असर दिखाया हो, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यह उठता है कि जब एक नारा जिसको कि सभी चुनाव विश्लेषक, सभी राजनीतिक पंडित जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि ये नारा चला और इस नारे के चलते बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र ने इतने बढ़िया नतीजे भाजपा के फेवर में, भाजपा के समर्थन में या भाजपा के लिए दिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये नारा, अगर ये नैरेटिव महाराष्ट्र में चला तो ये नारा झारखंड में क्यों नहीं चला? इसीलिए मैंने कहा मैं अगले वीडियो में झारखंड के चुनाव की विवेचना करूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग विल स्टिक टू ओनली महाराष्ट्र इलेक्शन। अब महाराष्ट्र इलेक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने थंबनेल के अंदर दिया है कि महाराष्ट्र की जनता ने दी चोरों को सजा और महाराष्ट्र की जनता को प्रणाम। तो ऐसा मैंने क्यों कहा चोरों को सजा दी? अब आप नतीजों के ऊपर नजर डालिए। भारतीय जनता पार्टी जो घोषित रूप से 148 सीटों के ऊपर लड़ती है उसके 132 सीटें मिलती है। शिंदे गुट की शिवसेना, मैं गुट अब हटा दूंगा, असली शिवसेना वही है, वो साबित उन्होंने किया, उनको 57 सीटें मिलती हैं। मैं एनसीपी का भी अजीत पवार गुट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसको 41 सीटें मिलती है साहब। वो अजीत पवार जो इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी माने गए, अगर आप परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे कि किसने कितनी सीटें लड़ी और कितनी सीटें जीती, तो उस स्ट्राइक रेट में एनसीपी के अजीत पवार कहीं भी कमजोर साबित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्यों भाजपा 148 के कैंडिडेट लड़वाती और 132 कैंडिडेट उसके जीत जाते हैं? 288 की विधानसभा में इतना मैसिव मैंडेट भाजपा नीत महायुति को मिलता है कि वो 230 सीटें प्राप्त कर लेती है। क्यों? वो उभाटा शिवसेना, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो कि मुख्यमंत्री से नीचे पर बात करने को तैयार नहीं थी, वो 20 सीटों पर सिमट जाती है साहब। वो एनसीपी, वो शरद पवार जो बहुत बड़े मराठा क्षत्रप माने जाते थे, महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं भारत की राजनीति के भी चाणक्य माने जाते थे, उनकी पार्टी केवल मात्र 10 सीटों पर निपट जाती है। वो कांग्रेस जिसके नाना पटोले बोलते थे, पृथ्वीराज चौहान बोलते थे कि अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा, जिसके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी बोलते थे 2024 के चुनाव नतीजे आने के बाद कि मोदी का 56 इंच का सीना हम लोगों ने कम कर दिया, हमने मोदी को धूल चटा दी, संविधान खतरे में है, वो सब चीजें कहां रह गई? यानी कि हालत यह है कि ये तीन पार्टियां जो महायुति की, महाविकास आघाड़ी की, माफ कीजिएगा, महाविकास आघाड़ी की जो तीन पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो या राहुल गांधी की या ये जो कांग्रेस है, वो इस लायक भी नहीं बची कि महाराष्ट्र की विधानसभा में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना सके। और ये नतीजे, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में भाजपा को बढ़त मिल गई, किसी एक क्षेत्र में शिवसेना को बढ़त मिल गई, शिंदे गुट को, या किसी एक सेक्शन में एनसीपी को, अजीत पवार को बढ़त मिल गई। पैन महाराष्ट्र के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, भले वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कोंकण हो, मुंबई हो, ठाणे हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, जो कि शरद पवार का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, जिसको वो अपनी बपौती समझते थे, वहां से इन तीनों पार्टियों का, महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों का सफाया हो गया।
यहीं पर मैं आता हूं अपने वीडियो के इस थंबनेल के ऊपर, इस टाइटल के ऊपर, कि महाराष्ट्र की जनता ने दी चोरों को सजा। मैंने ऐसा इसलिए कहा, साहब आप ये देखिए कि ये नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में भी चल रहा था, यूपी के उपचुनावों में भी चल रहा था, झारखंड में भी चल रहा था। यहां पर इतने नतीजे महाराष्ट्र की जनता ने क्यों दिए? 2019 में जब 5 साल का कार्यकाल, 2014 से 2019 का कार्यकाल पूरा किया, तब के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, वो एक कामयाब मुख्यमंत्री थे, एक बढ़िया मुख्यमंत्री साबित हुए और लगातार 5 साल तक सरकार चलाने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में लगातार 5 साल तक कोई मुख्यमंत्री रहा। उसके बाद भाजपा और शिवसेना ये मिलकर चुनाव लड़े 2019 का। इन दोनों पार्टियों को, बीजेपी को 105 सीटें मिली, शिवसेना को 56 सीटें मिली। दोनों के पास क्लियर मैंडेट था, दोनों के पास क्लियर मेजॉरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी महत्वाकांक्षा ही नहीं, अपनी उच्चाकांक्षा के चलते, अपनी उस ग्रीड के चलते, अपनी उस लालच के चलते, उद्धव ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे की छाती को आगे बढ़ाना जिनका फर्ज था, वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने हिंदुत्व की मशाल जलाई महाराष्ट्र के अंदर, शिवसेना का जो बेस हुआ करता था, उस बेस को छोड़कर अपनी लालसा, अपनी उस पद की पिपासा के चलते उद्धव ठाकरे ने, जब भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद भी, बहुमत आने के बावजूद भी भाजपा का साथ छोड़ा, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जिनके खिलाफ एनसीपी के साथ हाथ मिलाया, जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे अपने जीवन पर्यंत, पूरे राजनीतिक जीवन में वो लड़ते रहे, उनके साथ जब उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया, और वो बाला साहब ठाकरे जो कि हिंदू हृदय सम्राट कहलाया करते थे, वो हिंदू हृदय सम्राट से जनाब बाला साहब ठाकरे हो गए। तो वो जो एक धोखाधड़ी, वो जो एक चोरी, वो जो एक डाका उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता के मैंडेट के ऊपर, उनकी महाराष्ट्र की जनता के आदेश के ऊपर जो डाका डाला, उसकी सजा आज 2024 में मिली है। आप कह सकते हैं कि भाई 2024 के लोकसभा चुनावों में अभी 6 महीने पहले तो कुछ और ही हुआ था, शरद पवार भी खूब जीते, उद्धव ठाकरे भी खूब लोकसभाएं जीते, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो गलती महाराष्ट्र के जनमानस के अंदर, जो इन्होंने एक भ्रांति फैलाई कि संविधान निरस्त हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो वो जो इनके झांसे में आई महाराष्ट्र की जनता, तो ये 6 महीने बाद ही उनको उस गलती का पश्चाताप करने का, उस गलती का सुधार करने का जो मौका मिला, उस मौके का भरपूर लाभ महाराष्ट्र की जनता ने उठाया। क्योंकि वो एक ऐसा नैरेटिव उस टाइम पर गढ़ा गया था जिसकी कोई लाइफ नहीं थी। लाइफ क्यों नहीं थी? कि वो झूठ थोड़े ही दिनों में सामने आ गया कि कांग्रेस द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, शरद पवार द्वारा, उद्धव ठाकरे द्वारा जो उस समय एक संरचना बुनी गई, एक जाल बुना गया, उस जाल के अंदर जो महाराष्ट्र की जनता आई थी, बहुत जल्दी ही उसको समझ में आ गया कि ये उसके साथ धोखा हो गया। उसको एक पछतावा था, उसको एक पश्चाताप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। ये उस पछतावे का भी वोट इस चुनाव में आपको नजर आएगा। जो महाराष्ट्र की जनता ने महसूस किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्याय किया, कि उन्होंने यहां पर उनको सीटें कम देकर भाजपा को 240 पर रोका। यह महाराष्ट्र की जनता ने एक न्याय किया है, उन चोरों को सजा सुनाई है जिन्होंने उनके क्लियर मैंडेट को, जो 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने दिया था, उसका अनादर किया, उसका निरस्तीकरण किया
और महाराष्ट्र की जनता को धोखा देकर उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के चलते भाजपा को सत्ता से बाहर किया। तो ये उन चोरों को यहां की जनता ने सजा दी है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, जो एक मशाल जलाई कि बटेंगे तो कटेंगे, जो यहां के 12 करोड़ ने मेहनत करी यहां की सनातनी जनता को कि वक्फ बोर्ड के नाम पर ये जो उलेमाज हैं या ये जो तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, ये आपके मंदिरों को, आपके गांवों को लील जाएंगी। वो बात वहां महाराष्ट्र की जनता को समझ में आई, तो उन्होंने निर्णय लिया। उस निर्णय लेने में सबसे बड़ा कारण यही था कि महाराष्ट्र की जनता ने इन चोरों को सबक सिखाना था। साथ ही साथ उनके सामने एक क्लियर कट एक ऐसा एक ग्रुप था, एक ऐसा गठबंधन था जो कि बड़ी ईमानदारी के साथ उस चीज को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। उनके सामने शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस, दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री बने, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके सामने एक क्लियर कट नेतृत्व भी था कि आगे महाराष्ट्र को कौन ले जा सकता है। 2014 से 2019 तक जिस तरह से महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस ने चलाया और पिछले 2.5 साल से या 2 साल से जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने सरकार चलाई, वो उदाहरण उनके सामने था कि किस तरह से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर, इवन मुस्लिम समाज के लिए भी किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकती हैं और किस तरह से एक इस बात को इंश्योर किया जा सकता है कि वो उपद्रवी तत्व, वो एनार्किस्ट जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदू समाज को और सनातन समाज को दबाते हैं, कुचलते हैं, उनको किस तरह से कुचलने का काम, किस तरह से उनको कंट्रोल में रखने का काम एक प्रभावी सरकार, एक राष्ट्रधर्मी सरकार और एक संविधान में विश्वास रखने वाली सरकार उसको कर सकती है। तो महाराष्ट्र की जनता ने उन चोरों को सबक सिखाया, एक ऐसी सरकार लाकर दी जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं दिया, उनको इतनी ताकत दे दी कि अब आपकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री कोई भी बने, शिंदे जी बने या देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जब इतना बड़ा मैंडेट आता है तो वो अपने साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। ये कांटों का ताज होगा अगले आने वाले मुख्यमंत्री के लिए। आप दिल्ली की हालत देख लीजिए साहब, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इतने बड़े मैंडेट को मिलने के बाद कैसे दिल्ली की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, दिल्ली आज नर्क बनी हुई है। तो इसी तरह से जो बड़ी बड़ी अपेक्षाएं अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता ने करी थी, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, ऐसी ही बड़ी अपेक्षाएं महाराष्ट्र की जनता की भी आने वाले मुख्यमंत्री के साथ होंगी। वो एक बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत राजनीतिक परिपक्वता के साथ उनको आगे बढ़ना होगा और महाराष्ट्र को फिर से उस मुकाम पर पहुंचाना होगा जहां पर कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है, जहां की महाराष्ट्र देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करने वाला एक सबसे बड़ा या वन ऑफ द बिगेस्ट जो स्टेट माना जाए, कंट्रीब्यूटर माना जाए, वो कहलाता था। तो आज मैंने आपके सामने जो विवेचना करी, मुझे लगता है कि शायद अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही मतपत्र के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ आने वाली जो घंटी है उसको दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसमें साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये दिस इज नॉट द एंड। हमने ये जो आज विवेचना करी है ये एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम लोग झारखंड की भी विवेचना करेंगे, उत्तर प्रदेश से जो उपचुनावों के नतीजे आए हैं उसकी भी बिल्कुल अंदर तक जाकर, गहराई तक जाकर हम तथ्यात्मक और तर्कात्मक रूप से आपके सामने विवेचना लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।